एक्स-मैन किंग ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्कन और जो स्टार जैमर्स है वो आपस में आके मिल जाते हैं उस प्रिजन के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग यही फैसला करते हैं कि वो लोग आज यहाँ पे रुकेंगे और वुल्कन का सामना करेंगे। लेकिन इससे पहले हैवॉक जो है अपनी एनर्जी को चार्ज करने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वो कुछ कर पाए। वहाँ पे वुल्कन जो है अपनी पूरे के पूरे इंपीरियल गार्ड और जितने भी उसने जो अपने अलग अलग जो सेक्शंस बनाए थे, क्रिमिनल्स को बना के एक टीम बनाई थी, उन सबको आज वो यहाँ पे लेकर आ जाता है इस क्रिकिन प्रिजन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि हैवॉक और स्टार जैमर्स उनसे लड़ने के लिए सामने उनके खड़े होते हैं। अब आगे और यहाँ से पहले हम उस रिकॉर्डिंग में शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर वुल्कन ने जो है सारे के सारे गैलेक्टिक काउंसिल के लोगों को जला के राख कर दिया था। और वो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं बल्कि क्री एम्पायर का जो इस वक्त राजा है यानी कि रोनिन द अक्यूजर, वो बैठ के देख रहा होता है और वो देखता है ये सारी चीज़ें और बोलता है कि एक बार थोर और एक बार फिर मुझे ये दिखाया जाए। और इस तरह वो बार बार इसी रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है क्योंकि वुल्कन ने ये जो चीज़ करी है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको करने के लिए एक बहुत बड़े जिगरे की ज़रूरत है और वो वुल्कन में तो शुरू से ही है, ये बात आप सब जानते ही हैं। और इसी वजह से हमारा फैन का ये वुल्कन फेवरेट होकर रह गया कैरेक्टर। और इसी तरह हम क्रिकेन के स्पेस में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे रेचल खड़ी हुई थी और उससे हुडेन मुकाबला करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम भी जल के राख हो जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी फिनिक्स के ऊपर रिलीज़ करता है, लेकिन फिनिक्स वो भी जो है कोई हल्की फुल्की चीज़ है नहीं और रेचल भी उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही होती है। और दूसरी तरफ द होल के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे का सारा इंपीरियल गार्ड यहाँ पे आ चुका होता है, जिसके अंदर मेंटर, ओरेकल, ग्लैडिएटर, डेथबर्ड, वुल्कन सब यहाँ पे होते हैं। और वुल्कन ऑर्डर देता है कि मेरे भाई का सर मेरे लिए लेकर आओ। और इसी तरह वहाँ पे ग्लैडिएटर अपनी फुल स्पीड से जो है हैवॉक की गर्दन पकड़ता है और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। तो लिलांड्रा चीखती है कि क्लार्क तुम ऐसा नहीं करो। और वहाँ पे क्लार्क बोलता है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है एक्समैन। तो हैवॉक बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लार्क बोलता है कि नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे हो, तुम गलत हो। तो हैवॉक बोलता है कि वो तुम्हारा कोई एम्पेरर नहीं है। और पीछे से आवाज़ आती है कि कर दो क्लार्क, ये तुम्हें कर देना चाहिए, उसको जल्दी से मारो ताकि उसके बाद मैं तुम्हें मार सकूं कज़न। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लड़की आती है जिसका नाम अब हमें पता चला है और उसका नाम है जीनत। और वो एकदम देख के हैरत में जाता है कि एम्पेरर ये आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है, आपने ये सब क्या किया है। और वहीं से ग्लैडिएटर को उसको देख के गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको कैद किसी वजह से किया गया था। और ग्लैडिएटर हैवॉक को छोड़ता है गुस्से में और जीनत की तरफ जाता है उसको घसीटते हुए मारने के लिए। और वहीं पे वुल्कन बोलता है कि तुम सब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, मार डालो सबको। और इस तरह हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड और वो जो है जॉर्ड राजा और कॉर्वस वगैरह वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से आमने सामने मुकाबला करने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि राजा जो है अब उसके पास वो सिम्बियोट आ चुका है और वो जो है उल्टा अब चॉर्ट के ऊपर लड़ने के लिए उसको मारने के लिए आ रहा होता है। तो चॉर्ट बोलता है कि तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो राजा, तुम्हें इससे लड़ना होगा। लेकिन वो सिम्बियोट अब वो उसको पूरा कब्जे में ले चुकी थी और वो उल्टा चॉर्ट से ही लड़ रहा होता है। और वहीं पे हैवॉक और वुल्कन आमने सामने आते हैं और वुल्कन बोलता है कि तुम मुझसे आखिरकार लड़ क्यों रहे हो, मैं तुमसे जीत चुका हूँ, मैं तुमसे बार बार 1000 बार जीत चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझसे लड़ते रहते हो। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों मिलके इस पूरे एम्पायर के ऊपर रूल कर सकते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे लड़ना चाहते हो। गार्ड्स एग्जीक्यूट कर दो लिलांड्रा को। और इस तरह हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड जो है वो लिलांड्रा को पकड़ लेता है और साथ में कॉर्वस को भी। और कॉर्वस चिल्लाता है कि लिलांड्रा वहाँ से निकलो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ का फ्लोर फटता है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि लॉर्डना अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है। और हैवॉक बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था गैब्रियल कि मैं तुम्हारे लिए आना कभी भी बंद नहीं करूँगा और हम में से कोई भी नहीं। तो वुल्कन बोलता है कि लॉर्डना ये वही है। और लॉर्डना बोलती है कि देखा तुमने गैब्रियल कि मैं अब जाग चुकी हूँ, मैं तुम्हारी चीखें पहले भी निकाल चुकी हूँ और एक बार फिर निकाल सकती हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सब करने से पहले एक बार सोच लो। लेकिन वुल्कन को गुस्सा आता है और वो फुल पावर से चार्ज होता हुआ लॉर्डना की तरफ बढ़ता है आगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त क्लैश होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे इस अटैक की वजह से जो सीलिंग होती है वो टूट जाती है और सारा समंदर का पानी अंदर आने लग जाता है। तो लॉर्डना उस सीलिंग को संभालने में लग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस सीलिंग में से फाड़ते हुए कोई और नहीं बल्कि हुडेन यहाँ पे आया होता है, जिसको मारते हुए रेचल आई होती है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं बब। और ओरेकल बोलती कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो भी मेंटर भी वहाँ पे परेशान हो जाता है कि ये क्या, ये तो एक हुडेन है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आपको पता है कि हुडेन कितना खतरनाक है और वो यहाँ पे इस फाइट के दरमियान आ गया है और ये जगह वैसी इतनी सेंसिटिव है कि यहाँ पे कभी भी पानी भर सकता है। लेकिन वहाँ पे हैवॉक उसकी आंखें खुलती और बोलता है कि एक मिनट, ये हुडेन, ये तो एक सितारा है, ये तो एक स्टार है, मैं इसको फील कर सकता हूँ। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो हैवॉक जिस चीज़ में मास्टर है यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, वो बेसिकली इस हुडेन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि इस वक्त हुडेन जो है वो एक तरह का स्टार है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इस तरह हुडेन की सारी शक्ति वो खींच के हैवॉक अपने अंदर ले लेता है। और आप ये जानते हैं कि हुडेन कितना ज़्यादा ताकतवर था पहले और वो सारी शक्ति अब हैवॉक के अंदर आ चुकी है।
और वुल्कन पीछे पलटता है और बोलता है कि व्हाट द हेल, ये सब हो क्या रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हैवॉक वहाँ पे अपनी पावर चमकाता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये अब हो के रहेगा। और वो अपनी जोरदार पावर जो है वुल्कन के ऊपर मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वो पावर इतनी ज़्यादा होती है जो कि वुल्कन का आर्मर जला के राख कर देती है, यहाँ तक कि उसके सीने के ऊपर स्कार भी छोड़ देती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वुल्कन को हमने देखा है कि उसके ऊपर बड़े से बड़ा आदमी भी अटैक कर ले उसको किसी चीज़ का असर नहीं होता है। और वहाँ पे हैवॉक आता है उसके सामने और बोलता है कि गैब्रियल उठ के खड़े हो, अभी हमने ये सब खत्म नहीं किया है। और इसी तरह लिलांड्रा भी वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि स्टार जैमर्स अब आगे बढ़ो। और दोबारा वहाँ पे स्टार जैमर्स और इंपीरियल गार्ड आपस में लड़ना शुरू होते हैं। और इसकी दूसरी तरफ फाइट के हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर और जीनत आपस में दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और वो जीनत बोलती है कि मरो तुम अब, इस चीज़ के लिए मैंने बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करा है, उस सड़े हुए प्रिजन के अंदर मैं सड़ती रही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था क्लार्क, और तुम ये डिजर्व करते हो। तो क्लार्क बोलता है कि तुम एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी, उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ और क्या करता, तुम पागल हो मेरी कज़न, तुम पागल हो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। तो जीनत बोलती है कि तुमने उनको मेरे ऊपर चूज़ करा, तुमने मुझसे गद्दारी करी और इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, मैं तुमसे हर एक चीज़ ले लूँगी ग्लैडिएटर। और वहीं पे क्लार्क बोलता है कि अगर ग्लैडिएटर को पता होता कि तुमने क्या किया है तो वो तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करते। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि ग्लैडिएटर, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डेथ बर्ड आती है और बोलती है कि अपनी एम्प्रेस की बात सुनो, वुल्कन ने उसको आज़ाद करा है, वुल्कन ने उसको माफ़ कर दिया है, वो जो है अब तुम्हारी तरह इस एम्पायर को सर्व करती है जैसे तुम करते हो। अगर तुम थ्रोन को सर्व करना चाहते हो, अगर वुल्कन को सर्व करना चाहते हो तो उसको जाने दो, उसको तुम्हें छोड़ना ही होगा। तो वहाँ पे जीनत मुस्कुराते हुए बोलती है कि देखा कज़न, तुम्हारा एम्पायर जो है मुझे फेवर करता है, चाहे मैं पागल हूँ कि नहीं, और जब उसके एनिमीज क्रश कर दूंगी मैं, और उसके बाद मैं तुमसे निपटने के लिए भी ज़रूर आऊँगी। और हम देखते हैं कि यहाँ ग्लैडिएटर को उसने इतना जख्मी कर दिया होता है कि उसका खून निकल रहा होता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हैवॉक जो है वो वुल्कन के ऊपर जोरदार अटैक एक के बाद एक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो गैब्रियल। तो वुल्कन अभी भी इस हालत में भी सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि नहीं, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, बल्कि कॉर्सेर, डेकिन और वो सब जिनको मैंने मारा है वो ये डिजर्व करते थे। तो हैवॉक बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, हम तुम्हें वेलकम बैक करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे फादर को मार दिया। और वहीं पर लॉर्ना बोलती है कि मैं इसको अब और ज़्यादा देर रोक नहीं सकती हूँ, पूरा का पूरा ओशन मेरे ऊपर है, रेचल क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगी। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेचल बोलती है कि ज़रा एक मिनट रोलना, क्योंकि उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन होते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं, कॉर्वस और रेचल। लेकिन अचानक वो बोलती कि ये क्या हो रहा है, ओह गॉड। और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक रेचल जो होती है उसके अंदर से और कॉर्वस का जो ब्लेड होता है जो कि फीनिक्स की पावर से चलता है, उन दोनों के अंदर से फीनिक्स की पावर निकलती है और आसमान में चले जाती है। मतलब फीनिक्स ने रेचल और कॉर्वस के ब्लेड दोनों को छोड़ दिया है और वो यहाँ से निकल के स्पेस में चले जाती है और रेचल और कॉर्वस गिर जाते हैं। और वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कॉर्वस बोलता है कि मेरा ब्लेड ये तो इतना हैवी हो गया है, ये तो मैं मुझसे अब उठाया भी नहीं जा रहा, रेचल ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि फिंजो जो होता है वो रेचल के ऊपर अटैक करता है और कॉर्वस चिल्लाता है और वो बोलता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन कॉर्वस गुस्से से उसकी तरफ देखता है और अपनी बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उस ब्लेड को उठाते हुए बोलता है कि मेरे पास चाहे फिनिक्स हो या ना हो, इस ब्लेड के जरिए मैं आज तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। और हम देखते हैं कि वो वाला ब्लेड दोबारा उठाता है बहुत मुश्किल से और जो है फिंजो को काटना शुरू करता है और बोलता है कि अब बताओ कि अगला कौन है। लेकिन रेचल वो वहाँ पे गिर चुकी होती है, तो लिलांड्रा उसको बचाने के लिए आ रही होती है और बोलती है कि हैवॉक हमें यहाँ से निकलना होगा, समझो मेरी बात को। लेकिन डेथ बर्ड भी वहाँ पे आती है, लिलांड्रा के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करती है और बोलती है कि आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला लिलांड्रा। तो लिलांड्रा बोलती है कि कैल्सी, वुल्कन जो है तुम्हारी केयर बिल्कुल भी नहीं करता है, ना ही इस शेयर एम्पायर की, वो सिर्फ यहाँ पे बदले के लिए आया है, उसके अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है। तो कैल्सी बोलती है कि हाँ, और यही हेट जो है हमारे एम्पायर को स्ट्रांग बनाती है, उसको मजबूत बनाती है। हमने अपनी तरफ देखा क्या तुम्हारे रूल ने हमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो लिलांड्रा बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए कैल्सी, तुम एक बहुत ही वीक और पैथेटिक औरत हो लिलांड्रा, अब तुम्हें कोई भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आज ये कहानी तुम्हारी यहीं पे ख़त्म होती है मेरी सिस्टर, और ये चीज़ तुम्हें बहुत टाइम पहले से मिल जानी चाहिए थी। और कैल्सी उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है, लेकिन वहीं पे लिलांड्रा एक मेटल का पीस उठाती है और उसके सीने के आर पार कर देती है और वो वहाँ पे तड़पने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे देखता है वुल्कन उस फाइट के अंदर से और बोलता है कि कैल्सी ये क्या हो गया। और दूसरी तरफ वुल्कन जो होता है अब उसकी भी हालत बहुत बुरी हो गई होती है, हैवॉक यहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। लेकिन लॉर्ना चिल्लाती है कि एलेक्स प्लीज़ बात को समझो वरना हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं इसको और नहीं रोक सकती हूँ। लेकिन वुल्कन बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये लोग ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन हैवॉक बोलता है कि मुझे माफ़ करना गैब्रियल, मुझे माफ़ करना हर एक चीज़ के लिए जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन अब चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इंसान एक बार उठा ले तो वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है, और मुझे माफ़ करना कि ये सारी कहानी आज इस तरह से ख़त्म होने वाली है। और वुल्कन बोलता है जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है, तो ठीक है मार डालो फिर मुझे।
तुम चाहे जितनी भी जोर लगा लो, जितनी भी एनर्जी मुझ पर बरसा लो, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। और एक बात याद रखना कि अगर मैं जिंदा बचिया तो मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। लेकिन लिलांड्रा चिल्लाती है कि जरा रेचल की तरफ देखो हैवॉक, हमें यहाँ से जाना होगा। द होल जो है वो कोलैप्स हो रहा है, स्टार जैमर्स टेलीपोर्ट को इनिशिएट करो। तो हैवॉक चिल्लाता है कि नहीं, यहाँ से आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक इसको मैं निपटा ना दूं। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि लिलांड्रा वहाँ पे उन सबको टेलीपोर्ट करके अपने जहाज में ले जाती है। और चॉर्ड बोलता है कि राजा वो हमारे साथ नहीं आ पाया क्योंकि हमारे टेलीपोर्टेशन सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा उस वैनम की वजह से। तो हैवॉक बोलता है कि नहीं, मुझे वहाँ से वापसी भेजो। लिलांड्रा बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा वहाँ पे वापसी नहीं भेज सकती हूँ, मुझे माफ़ करना, तुम्हें जिंदा रहना होगा, हमें अपने एम्पायर को बचाना है, हमें भागना होगा ही होगा। और इस तरह वो वहाँ पे एक जंप गेट इनिशिएट करती है जिससे वो लोग फौरन अपना जहाज लेते हैं और निकलते हैं उस प्रिजन से। और वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं चैंडिलार के अंदर, जहाँ पे वुल्कन आता है और बोलता है कि हीलर्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसको होश आके नहीं दे रहा, उसका डैमेज वो बहुत ज़्यादा सर्व है, वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सीधा जाके लगा है और अगर वो जिंदा हो भी गई तो मुझे डर है कि वो कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन हैवॉक बोलता है कि बस करो। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि कैल्सी, उसका इलाज चल रहा होता है और वुल्कन उसकी भी काफ़ी बुरी हालत हुई होती है कि एम्पायर आपको कुछ ऑर्डर्स इशू करने होंगे। हमारी फोर्सेस अभी तक जो स्टार जैमर्स को ट्रैक कर रही हैं, बहुत सारे कैंपेन्स एक साथ चल रही हैं, हमारे पीपल, हमारे फोर्सेस, उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे वुल्कन कुछ बोल नहीं रहा होता और एकल बोलती है कि एम्पायर आप कुछ बोलिए, आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, आप हमारे लीडर हैं। तो जीनत बोलती है कि आपके एनिमीज़ को जो है मारने की ज़रूरत है माँ एम्पायर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जो है वुल्कन को गुस्सा आता है और वो अपना नया फैसला सुनाता है। तो फिर ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम्हारी एम्प्रेस हमेशा से यही करना चाहती थी, स्ट्रॉन्टियन जो है वो ग्लैडिएटर को रिप्लेस करेगी और इस जंग में सामने खड़ी रहेगी। का अर्दुम जो है वो हमारी क्रिएट एक्सपेंशन के ऊपर नज़र रखेगा और उसको चेक करेगा। ग्लैडिएटर और इंपीरियल गार्ड जो है वो मेरे साथ रहेंगे और हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। तुमने देखा कि हैवॉक और मुझ में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था और वो कभी भी गिव अप नहीं देने वाला है और मैं भी कभी गिव अप नहीं देने वाला हूँ। मैं उसको ढूंढ के रहूँगा, मैं लिलांड्रा और उन सबको ढूंढ के रहूँगा, चाहे इस यूनिवर्स को मुझे एंड ही क्यों ना करना पड़े और इसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब मेरे सामने कोई चीज़ पेश की जाए ताकि मैं उसकी जान लूँ। और इस तरह सब उसका ऑर्डर मानते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से अब बाकी में देख रहे हैं कि वुल्कन के कैरेक्टर को इन्होंने जो चीज़ दी है, जो चार्म दिया है, जो रोब दिया है, वो वाकई में सूट कर रहा है और वो वाकई में लग रहा है कि वो खतरनाक किस्म का जो है एम्पायर है। और इस तरह बेसिकली अब नई अनाउंसमेंट के मुताबिक ग्लैडिएटर की जगह जो जीनत है, जो दूसरी स्ट्रॉन्टियन है, वो जो है अब इस जंग में सबसे आगे रहेगी और ग्लैडिएटर क्लार्क जो है वो एज अ बॉडीगार्ड रहेगा वुल्कन का और कार्डुम वो ग्रेट एक्सपेंशन जो उनकी हो रही है उसको देखेंगे। और हम यहाँ से शियार एम्पायर के बाहर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लिलांड्रा बोलती है कि अब हम लोग जो है 13 मिनट से हमारे पास, इससे पहले कि वो लोग हमें ट्रैक कर पाएँ और हमें चेस करना शुरू करें, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग अपने अपने प्लान्स बताना शुरू करो। चॉर्ड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि हम में से कुछ और लोग खो जाएं, तुम फिक्र नहीं करो, राजा को हम वापसी लेकर आएंगे। चॉर्ड बोलता है कि हाँ आसानी से तो हम ले आएंगे, लेकिन कैसे ये तो बताओ, क्योंकि फीनिक्स वो भी हमारे पास से जा चुकी है। तो हैवॉक बोलता है कि रेचल बताओ ये सब क्या हो रहा है। तो रेचल बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास से वो बिल्कुल मुझे छोड़ के चले गई है। मेरे पास अभी मेरी टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर तो है, लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति थी वो जा चुकी है। और हैवॉक बोलता है कि तुम्हें मुझे वहीं पे छोड़ देना चाहिए था लिलांड्रा, तुम्हें मुझे वहीं पे छोड़ देना चाहिए था ताकि मैं उसको मार डालता और इसके बाद वो कभी हमारे पीछे नहीं आता। तो लिलांड्रा बोलती है कि रेवेंज तुम्हारी लाइफ से बढ़कर है, क्या तुमने देखा नहीं कि रेवेंज ने वुल्कन की क्या हालत बना दी और तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाए। तो हैवॉक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, इसके जरिए तुम्हारा एम्पायर तो तुम्हें वापसी मिल जाता। तो लिलांड्रा बोलती है कि वो तो मैं लेके रहूँगी अपना एम्पायर, चाहे इस तरह या उस तरह, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी वॉर आ रही है और हम उस वॉर को जो है अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमें दोस्तों की ज़रूरत है, हमें एलाइज की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि कुछ एलाइज और हैं जिनको मैंने ढूंढ लिया है। हमें एक वेडिंग में जाना है और ये वेडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली यहाँ पर जिस वेडिंग की बात हो रही है वो कोई और सी वेडिंग नहीं बल्कि रॉनिन द अक्यूज़र और इनह्यूमन्स की जो क्वीन है क्रिस्टल, उसकी वेडिंग की बात हो रही है। और यहीं से हम दोबारा क्रीज स्पेस के पास शिफ्ट होते हैं और वहीं हम देखते हैं रॉनिन पूछता है रिपोर्ट के बारे में कि मुझे बताओ। और वहीं पे इसका एक आदमी बताता है ये ऐसा लग रहा था कि स्काउटिंग पार्टी की तरफ से एक जहाज़ था शियार के वॉरबर्ड से, लेकिन उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो रॉनिन बोलता है कि फिर ठीक है कैप्टन, मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉनिन एक कमरे के अंदर एंटर होता है और अपने घुट्टों में बैठता है कि मेरे राजा, मेरे पास कुछ खबर है। और इस तरह हम लोग बेसिकली देखते हैं कि वो यहाँ पे राजा अपना किसी और को नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट को बोल रहा होता है। और आप लोग सोचेंगे कि ब्लैक बोल्ट क्री का राजा कैसे बन गया, क्योंकि जब तक हमने स्टोरी लास्ट टाइम तक देखी थी तो क्री का राजा जो था वो रॉनिन द अक्यूज़र था। तो इसीलिए इस चीज़ को हम जो है अपने नेक्स्ट इशू के अंदर देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारा एक वन शॉट इशू होने वाला है। और ये वन शॉट इन ह्यूमंस का वन शॉट है, जो कि एक तरह से
सीक्रेट इन्वेजन के आफ्टर मैथ का भी काम करता है और ये स्टोरी तीनों स्टोरी आके यहाँ पे कनेक्ट होंगी और इसी एक वन शॉट की वजह से हम अपनी आगे की स्टोरी को समझ पाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो है एक्समैन किंग ब्रेकर की सीरीज का एंड होता है, जो कि हमारे पास 4 इश्यूज के अंदर थी और हमने 4 एपिसोड में उसको कवर किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोड टू वॉर ऑफ किंग के अंदर जो है 5 एपिसोड होने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि एक और एपिसोड कौन सा है जब इसकी सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई है। तो वो एक एपिसोड जो है वो दरअसल एक वन शॉट है, वो सीधा जो है इस वाली सीरीज को वॉर ऑफ किंग से डायरेक्टली जोड़ने वाला है और वो इशू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो एक वन शॉट है। तो उसको भी मैं इसको एज अ एपिसोड 5 ही काउंट करूंगा रोड टू वॉर ऑफ किंग्स के अंदर। सो गाइस पहले हम थोड़ी सी इस सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने इस ऑसम सीरीज के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर हमने वुल्कन की जो पावर्स देखी हैं वो बहुत ही आउट क्लास थी और साथ में हमने यहाँ पे हैवॉक की भी पावर्स देखी कि किस तरह से उसने हुडेन की पावर को एब्जॉर्ब करा जो कि एक स्टार की पावर थी और वुल्कन के ऊपर वो कितना भारी पड़ गया। यहाँ पे हमने जो एक शॉकिंग चीज़ देखी वो ये देखी कि स्टार जैमर्स वगैरह अभी भी जो है भाग रहे हैं और वुल्कन दोबारा अपने एम्पायर के अंदर है। जहाँ पे हमने ग्लैडिएटर क्लार्क जैसी एक नई लड़की देखी जीनत, जो कि ग्लैडिएटर की जगह अब इस जंग में सामने सामने रहेगी। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो सीरीज के अंदर हमने देखी है वो ये थी कि रेचल समर्स को जो है फीनिक्स की पावर छोड़ के चले गई है और यहाँ तक कि जो कॉर्वस का ब्लेड था जो कि फीनिक्स की पावर से चलता था वो भी उसके अंदर से भी उसकी पावर्स निकल के जा चुकी हैं। अब ये फीनिक्स की पावर कहाँ पे गई है और क्यों गई है ये हमें स्टोरी में काफ़ी आगे जाके पता चलेगा और मैं भी आपको बता के आपका सस्पेंस खराब नहीं करूँगा। लेकिन आगे से ये समझ लीजिए कि अब रेचल और कॉर्वस के पास फीनिक्स की पावर नहीं होगी क्योंकि फीनिक्स की पावर की वजह से रेचल एक ऐसी पर्सन थी इस पूरे कॉमिक बुक आर्क के अंदर जो कि इन सारे लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी, चाहे वो इंपीरियल गार्ड हो, ग्लैडिएटर हो, कैल्सी हो या जीनेथ हो। यहाँ तक कि उसने जो है हुडेन से भी ज़बरदस्त मुकाबला करा और उसके सामने अच्छी तरह से टिक पाई थी और वो सब फीनिक्स की वजह से था। और बेसिकली इस कॉमिक्स के अंदर हमने एक जो चीज़ देखी है लास्ट में वो ये देखी है कि आने वाली शादी रॉनिन द अक्यूजर और क्रिस्टल यानी इनह्यूमंस की किंग की होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक बोल्ट अब क्री का राजा बन गया है और जो है मेड्यूसा ने सौदा करा था कि अगर क्री के लोग जो है उसकी मदद करेंगे ब्लैक बोल्ट को छुड़वाने में तो क्रिस्टल उससे शादी करेगी यानी रॉनिन से शादी करेगी। तो ये शादी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस स्पेस बेस इवेंट के अंदर जिसको हम वॉर ऑफ किंग के इवेंट में देखेंगे। और इस शादी को अटेंड करने के लिए जो है लिलांड्रा लोग जा रहे हैं ताकि वो लोग क्री से दोस्ती कर सकें और इनको एम्पायर को अपने साथ मिलाएं और शियार एम्पायर यानी वुल्कन के खिलाफ खड़े हो सकें। तो आगे की जो वॉर ऑफ किंग की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। वैसे तो इस स्टोरी के अंदर और भी ज़्यादा टाइंस हैं जैसे कि नोवा की टाइंस, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टाइंस और कुछ छोटी मोटी टाइंस और हैं, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको अपने चैनल पे शेयर करके दिखाऊं या समझाऊं। तो इसीलिए वॉर ऑफ किंग के हमारे पास जो है मेन 6 इशू होने वाले हैं और इन 6 इशूज़ को हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको ये इस कॉमिक बुक सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है और अगली सीरीज़ के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं इसका एपिसोड 5 अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए और उसके फ़ौरन बाद हम सीधा वॉर ऑफ किंग्स के मेन इवेंट के अंदर जाएंगे। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।